हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्ण विचार पढ़ रहे थे, जिसमें हमने स्वरों और व्यंजनों को पढ़ा। साथ में हमने आपको 4 संयुक्त व्यंजनों के बारे में बताया। इसी क्रम में कुछ और यहाँ पर वर्ण हैं जिनको हम आज पढ़ेंगे, साथ में एक्सरसाइज करेंगे, एक बार रिविजन करेंगे। चलिए तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो चलिए स्टूडेंट, कल की क्लास में हमने व्यंजनों के बारे में पढ़ा था कि व्यंजन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। आइए इसको रिवीजन करते हुए आगे के फिर कुछ और जो यहाँ पर एक्सरसाइज में है उनकी बात हम करेंगे। तो व्यंजनों को स्वरों की मदद से उनका उच्चारण किया जाता है, यानी कि व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की हमें मदद लेनी पड़ती है। किसी भी व्यंजन को जो स्वर रहित है, जिसमें स्वर नहीं है, उस व्यंजन को आप उच्चारण उसका नहीं कर पाएंगे। बिना स्वर की मदद के किसी भी व्यंजन का उच्चारण आप नहीं कर पाओगे। जब व्यंजन में स्वर नहीं होता है तो व्यंजन के नीचे से हलंत लगा रहता है। तो जब भी हलंत लगा रहे तो आप समझ जाना कि इसमें आपका कोई भी स्वर नहीं है। और जब हलंत न लगा हो तब उसमें अ का स्वर होता है। कहने का मतलब यह है कि हर व्यंजन में अ का स्वर होता है। अन्य स्वरों को जब व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है अ के अलावा, तो स्वरों की मात्राएं जुड़ती हैं, जैसे आ की मात्रा, ए की मात्रा, ई की मात्रा, ओ की मात्रा, ऊ की मात्रा, तो वो मात्राएं उसमें जुड़ जाती हैं। यहाँ हमने व्यंजनों के भेद किए हैं, जिसमें आपके 2 आधारों पर भेद किए जा सकते हैं। पहला भेद हमने स्पर्श के आधार पर किया, दूसरा भेद किया था श्वास मात्रा के आधार पर। स्पर्श के आधार पर व्यंजनों के यहाँ पर क्या होते हैं? स्पर्श के आधार पर तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय आपकी जो जीभ है वो मुख के विभिन्न भागों में स्पर्श करती है, या विभिन्न भागों से आपके ये इन व्यंजनों का उच्चारण होता है, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है, जो कुछ इस प्रकार से हैं। हिंदी भाषा में व्यंजनों के 5 वर्ग हैं और हर वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। जो 5वां वर्ण है उनको पंचम वर्ण कहा जाता है, और इन वर्गों के प्रथम वर्णों के आधार पर इनका नाम रखा गया है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब इनकी विशेषता क्या है? आप जब भी क वर्ग का उच्चारण करेंगे, क ख ग घ, जो पंचम वर्ण है बाद में उनका वर्गीकरण भी हम करते हैं, लेकिन आगे बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर हम इसको बताएंगे। तो अभी तो हम वर्ग के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो पहला वर्ग है, इनका उच्चारण जब आप करते हो बच्चों, तो आपके कंठ से आवाज आती है। कहाँ से आती है? आपके कंठ से आवाज आती है, ठीक है। ठीक है, तो आप बार बार उच्चारण करेंगे और महसूस कर पाएंगे। आपको महसूस करना है कि क्या वास्तव में हमारे कंठ से आवाज आती है या यूं ही हम पढ़ रहे हैं। नहीं, आपको इसे महसूस करना है, क्योंकि आप पढ़ते हो क ख ग घ, ठीक है। तो ये आपके कंठ से आवाज आ रही है। दूसरा वर्ग है च वर्ग, और जब आप च वर्ग का उच्चारण कर रहे हैं तो इनमें एक विशेषता होती है। देखिए, क वर्ग का उच्चारण करते समय सभी वर्णों का उच्चारण करने में आपके कंठ से ही आवाज आई। जब आपने च वर्ग का उच्चारण किया तो आपकी जीभ आपके मुख के अंदर एक ही स्थान को क्या करती है? स्पर्श करती है। कीजिएगा, च, छ, ज, झ, य। च, छ, ज, झ, य। देखिए, य में थोड़ा अंतर है, उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे बड़ी क्लासेस में। अभी हम पूरे वर्ग की में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, तो आप देखिए च, छ, ज, झ, य। तो आपकी जीभ आपके मुख के अंदर किसी एक स्थान पर ही
स्पर्श कर रही है, और इसी स्थान को बच्चों हम क्या कहते हैं? तालु कहते हैं। इसलिए इस वर्ग के वर्णों को हम तालव्य कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? तालव्य कहते हैं। इसके बाद आपका आता है ट वर्ग। ट वर्ग का उच्चारण करते समय तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए, जब हम ट वर्ग का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे मुख से हमारे मुख के अंदर हमारी जो जीभ है वो किसी विशेष स्थान को क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। ट ठ ड ढ ण, ट ठ ड ढ ण, ट ठ ड ढ ण। बार बार आप इसे स्पर्श कीजिए अपने मुख से, और उसे जो है आप महसूस कीजिए, ये आपका मूर्धा स्थान है जहां आपकी जीभ क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। इसलिए इस वर्ग के वर्णों को हम मूर्धन्य कहते हैं। और आगे देखिए, त वर्ग का जब आप उच्चारण करते हैं तो कीजिए जरा, त थ द ध न, त थ द ध न, त थ द ध न। तो देखिए, जब आपने त वर्ग का उच्चारण किया तो आपकी जीभ कहाँ पर स्पर्श कर रही है? जब आप त वर्ग का उच्चारण करते हो तो आपकी जीभ आपके दांतों को स्पर्श करती है। इन वर्णों को हम दंत्य कहते हैं। ये दंत्य है, ये मूर्धा हो गया, और दांतों का स्पर्श इससे होता है, जीभ से, तो ये आपके दंत्य कहलाते हैं। इसके बाद आपका प वर्ग है। प वर्ग का उच्चारण जब आप करते हैं तो पहले तो आपको उच्चारण करना है प फ ब भ म, प फ ब भ म। तो आपके दोनों होंठ एक दूसरे से इसका उच्चारण कर रहे हैं, होंठों से आप इसका उच्चारण कर रहे हो, तो इसको ओष्ठ कहा जाता है। कुछ विशेष बातें यहाँ पर हैं कि प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण को पंचम वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण को पंचम वर्ण कहते हैं, और प्रत्येक वर्ण का नाम अपने वर्ग के प्रथम वर्ण के आधार पर रखा गया है। तो जल्दी से आप इनको लिख लीजिएगा। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं और कौन कौन से वो 5 वर्ग हैं। पहले वर्ग को, क वर्ग को क्या कहा जाता है? क वर्ग को कहा जाता है कंठ्य। त वर्ग को क्या कहा? च वर्ग को कहा जाता है तालव्य। फिर जो आपका ट वर्ग है वो आपका मूर्धन्य कहलाता है। फिर आपका त वर्ग है वो आपका दंत्य कहलाता है, और प वर्ग आपका ओष्ठ कहलाता है। तो जल्दी से इसे नोट कीजिएगा। चलिए, इसके बाद आप मुझे बताएंगे कि जो आप 300 बोलते हैं ना, उन 100 में क्या अंतर है? ठीक है, आप 100 कहते हैं, स श स, इनमें क्या अंतर है? लखीबाग, अब आप बात कर सकते हो। यस मैम। क्या नाम है बेटा आपका? आलिमा। आलिमा। आलिमा, कौन सी क्लास के बच्चे हो आप? 7th। 7 के हो, कोई बात नहीं, आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा होगा, कोई नहीं। आपका 7 में भी यही है, 7 में भी आपको यही पढ़ाया जाएगा व्याकरण में, तो आप पढ़िएगा, नोटबुक निकालिए। हमने यस प्रीवियस मैम। लेक्चर में, आप बेटा 300 बताते, 100 बताइए को 300 का उच्चारण आप कीजिए। आपने अ पढ़ी होगी, मैम आवाज नहीं पढ़ी आ है? रही। यस ठीक है, मैम। मैंने आपसे कहा था, देखिए यहाँ पर ये जो 300 है ना, इनमें अंतर क्या है? चलिए, कोई बच्चा इनका उच्चारण करें। आप ही कीजिए, और आ तो सभी ने पढ़ी होगी, जैसा आता है वैसा पढ़ेंगे। मैम शा से जैसा शलजम होता है और शा से षडज होता है और सा से साप होता है या फिर सात सीधे ऐसे होता है। मैम अच्छा, इन पर शब्द का अंतर क्या है इनमें? ये मैम इन शब्द शा का अलग शब्द बनता है और हाँ। मैम इस दूसरे शा का भी अलग शब्द बनता है और मैम पर हम्म, बोलने में सब एक जैसे लगते हैं। बोलने में एक जैसे, एक जैसे होते हैं बोलने में? नो मैम, दो सा अलग होता है। चलिए, कोई बात नहीं, आपने प्रीवियस लेक्चर में थे आप? नो मैम। नो, चलिए कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ इन तीनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो सुनिए, यहाँ हमने हिंदी वर्णमाला में 5 वर्गों का यहाँ पर जिक्र किया था, प्रीवियस लेक्चर में भी और आज भी। ठीक है,
तो सुन लीजिए पहले, जब तक आप इन 5 वर्गों के बारे में नहीं जान पाएंगे तो इन 3 सौ को आप बस उनके शब्दों से ही पहचान पाएंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। देखिए, हमने हिंदी वर्णमाला में 5 वर्गों की बात की, जिसमें आपका क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन वर्गों में क्यों रखा है, इनकी एक विशेष बात है। ठीक है, इनकी एक विशेष बात क्या है कि जब आप इस वर्ग का उच्चारण करेंगे, मतलब इस ग्रुप कह सकते हैं आप इसे, ठीक है, वर्ग का मतलब एक वर्ग में इसको रखा गया है, तो जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो आपके मुख से, आपके कंठ से ही आवाज आएगी, इसलिए इन्हें कंठ कहा गया है, क्योंकि इनका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। यानी कि जब आप इनका उच्चारण करते हो, जब आप इनको बोलते हो तो आपके कंठ से आवाज आएगी। एक बार क वर्ग का उच्चारण कीजिए, क, ख, ग, घ। देखिए यहाँ पर, हाँ, बहुत तक ही बोलेंगे। अब इसमें अंग में बाद में हम उसको करेंगे सेपरेट, लेकिन अभी इसी वर्ग में रखा गया है। सभी बच्चे एक साथ बोलेंगे और देखो, महसूस कीजिए, चाहे आप क, ख, ग, घ, क, ख, ग, घ, क, ख, ग, घ 5 बार बोलेंगे सभी बच्चे, क, ख, ग, घ। नहीं नहीं, एक ही वर्ग का करना है, सिर्फ क वर्ग का उच्चारण कीजिए अभी, क, ख, ग, घ, क, ख, ग, क, ख, ग, घ, क, ख, ग। ठीक है, तो जब आपने इसका उच्चारण किया, जब आप इसका उच्चारण कर रहे हैं तो आपको महसूस हुआ होगा कि आपकी जो आवाज है आपके कंठ से आई। च वर्ग का उच्चारण करेंगे तो कीजिए फिर से, च, छ, ज, झ, य, च, छ, ज, झ, य, च, छ, ज, झ, य, च, छ, ज, झ, य। और जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो आपकी जीभ किसी विशेष स्थान पर एक ही जगह बार बार टच कर रही है। ये स्थान है आपके मुख के अंदर, जिसको तालु कहा जाता है। तो इसलिए इस वर्ग के वर्णों को तालव्य कहते हैं। ठीक है, आगे आप कंपटीशन में भी, जब प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी भाग लेंगे तो यही चीजें पूछी जाती है आपको। और जब आप यहाँ नहीं पढ़ते हैं तो आगे आपको लगता है ये कहाँ से आ गया, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था, है ना। तो इसलिए अभी ध्यान दीजिए, अभी आप सुनेंगे भी तो बाद में जब आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ, ये चीज हमने पढ़ी है। इसलिए ध्यान दीजिए और ध्यान से सुनिए। तो जब आप इन वर्णों का उच्चारण करते हो सिर्फ च वर्ग के, तो आपकी जीभ आपके मुख के अंदर किसी विशेष स्थान को क्या करती है, टच करती है। इसलिए इसे तालु स्थान इसका जो है उच्चारण का है, इन्हें तालव्य कहा जाता है। नेक्स्ट जो ट वर्ग है, ट, ठ, ड, ढ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण। और आप देखिए, आपकी जीभ हल्का सा मुड़ करके इसका उच्चारण करती है हर वर्ण को उच्चारित करने में। तो क्योंकि ये जो है कहाँ टच हो रही है, हमारी मूर्धा, यानी जहां आपकी जीभ स्पर्श हुई वो आपका मूर्धा स्थान है, इसलिए इस वर्ग को मूर्धन्य कहा जाता है। और त वर्ग का उच्चारण करते समय आप कीजिए त, थ, द, ध, न। तो आपकी जीभ को स्पर्श कर रही है, आपकी दांतों को स्पर्श कर रहा है जीभ। ठीक है, तो आप इसे दंत्य कहते हैं। और प वर्ग का उच्चारण करते समय कीजिए प, फ, ब, भ, म। आपके होंठों से आप कर रहे हो तो इसको ओष्ठ्य कहा जाता है। अब हमने स से इसको क्यों रिलेट किया, ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि जो आपका ये स है इसे तालव्य स कहते हैं। आपको बताया जाता है कि इसे तालव्य स कहते हैं। लेकिन क्यों इसे तालव्य स कहते हैं, क्योंकि हमें 5 वर्गों के बारे में पता है कि जब आप च वर्ग का उच्चारण करते हैं, कीजिए च, छ, ज, झ, य। अब जहां से आपने च का उच्चारण किया वहीं से आप इस स का भी उच्चारण करेंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये भी तालव्य है और ये भी तालव्य है। तो जिस स्थान को आपने इस च वर्ग का उच्चारण करते समय आपकी जीभ जिस स्थान को टच करती है, इस स का उच्चारण भी उसी स्थान से होगा। इनका उच्चारण स्थान अलग अलग है, यानी कि जब आप इस स का उच्चारण करेंगे तो आपकी जीभ तालु को स्पर्श करेगी, इसलिए इसे तालव्य स कहते हैं। जब आप इस
श का उच्चारण करेंगे तो आपकी जीभ आपकी मूर्धन्य, आपकी मूर्धा को स्पर्श करेगी, आपके मुख के अंदर जो मूर्धा स्थान है उसको स्पर्श करेगी। और जब आप इस स का उच्चारण करते हैं तो आपकी जीभ आपके दांतों को स्पर्श करेगी, इसलिए इसे दंत्य कहा जाता है। तो इन तीनों स में क्या अंतर हुआ? तीनों का उच्चारण स्थान अलग अलग है, तीनों का उच्चारण स्थान अलग अलग है, तो ये आप ध्यान देंगे। चलिए, अब हमने अंतःस्थ व्यंजन पर बोला था, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। और अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल और व, ये आपने लिख लिया था। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में आपके मुख के अंदर गर्मी पैदा होती है और आपका जीभ जो है विभिन्न भागों से रगड़ खाती है और ऊष्मा जो है आपके मुख के अंदर पैदा करती है, यानी गर्मी पैदा करती है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये जो है आपकी जो तीनों सौ हैं, तालव्य, स, मूर्धन्य, ये आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। फिर हमने श्वास मात्रा के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद किए थे, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन जिसका उच्चारण करने में आपके मुख के अंदर वायु जो है, मुख से जो है वायु कम बाहर निकलती है, उसे अल्प प्राण कहते हैं। और इन 5 वर्गों के जो पहले, तीसरे और 5वें वर्ण हैं, ये अल्प प्राण व्यंजन हैं। तो आप उच्चारण करें क, और जब आपने ख बोला तो उससे ज्यादा वायु निकली तो वो महाप्राण व्यंजन है। तो देखिए, इसके अलावा कुछ अतिरिक्त भी यहाँ पर थे, वो हमने लिखाए थे। महाप्राण व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक होती है वे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। और हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। अब उच्चारण कीजिए, क अल्प प्राण, ख। अब देखिए, क में कम वायु निकली, ख, ग, घ, क, ख, ग, घ, क, ख, ग, घ। तो एक में कम वायु निकल रही है, दूसरे में ज्यादा वायु निकल रही है। तो ये आपके अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन हो गए। इसके बाद हमने इसके अतिरिक्त भी यहाँ पर वर्ण लिखाए थे। संयुक्त व्यंजन की हमने बात की थी, तो संयुक्त व्यंजन आपके यहाँ पर हिंदी वर्णमाला में 4 थे, जिनमें अक्ष, त्र, द्यों और श्र हैं। तो अक्ष बनता है बेटा स्वर रहित क से और मूर्धन्य स से, तो आपका अक्ष बनता है। स्वर रहित त और र से आपका त्र बनता है। ज और यो से, ये जो आपका स्वर रहित है, और यो से आपका ज्ञ बनता है। और आपका तालव्य स और र के मेल से आपका श बनता है, ध्यान देना है आपको। चलिए, अब आपका द्वित्व व्यंजन, ठीक है। तो जब एक व्यंजन अपने ही जैसे दूसरे व्यंजन से मिलता है, जिसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे ये स्वर रहित क है और ये क है, तो ये आधा क की तरह लिखा जाता है, ठीक है, जैसे पक्का, छक्का। फिर ये स्वर रहित च है और ये आपका स्वर सहित च है, तो ये आधा च और च, इस तरह से आप लिख सकते हैं, कच्चा बच्चा, ठीक है। ये स्वर रहित ज है और ये आपका क्या है, ज है, तो ये आपका इस तरह से लिखा जा सकता है, छज्जा, मज्जा। ऐसे ही ट, ये आपका स्वर रहित होगा, जिसको आप आधा ट की तरह लिख सकते हैं, इसको आधा त की तरह लिख सकते हैं, इसको आधा न की तरह लिख सकते हैं। तो छिन्न भिन्न सत्ता, छत्ता, कट्टा, सट्टा, ये आपका क्या है, द्वित्व व्यंजन आ गए, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर जो अतिरिक्त वर्ण आपके आए हैं, हमने हिंदी वर्णमाला में कौन कौन किस किस की बात की? हमने बात की 11 स्वरों की, 2 अयोग वाक्य हमने बात की, 33 जो आपके व्यंजन थे उनकी हमने बात कर ली, जो आपके 4 संयुक्त व्यंजन थे उनकी भी हमने बात की। और यहाँ पर 2 अतिरिक्त वर्ण आ जाते हैं। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा ऊपर उठकर क्या करती है, मूर्धा को स्पर्श करती है और तुरंत नीचे गिर जाती है बहुत जल्दी, उन्हें क्या कहा जाता है, अतिरिक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे आपका ड़, ड़, ठीक है। और ये देखिए ढ अलग होता है, ढ, 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 बहुत जल्दी आपको बोलना है, ठीक है। तो बहुत थोड़ा अंतर होता है ढ और ढ में, ढ, 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 ठीक है। तो बहुत कम अंतर होता है। अतिरिक्त व्यंजन है, इन व्यंजनों से कोई शब्द आरंभ नहीं हो, इनकी विशेषता क्या है, इनसे आपके कोई भी शब्द आरंभ नहीं होंगे, इसका प्रयोग शब्द के अंत अथवा मध्य में ही होता है। जैसे कि ड़ से बना पेड़, ड़ से बना सड़क बीच में हुआ, रगड़ अंत में हुआ, पहाड़ अंत में हुआ, आदि शब्द बनते हैं इनसे। और जैसे आपका ये है ढ, तो गढ़, बुढ़िया, फिर कढ़ाई, बाढ़ आदि, ठीक है। संयुक्त व्यंजन के बाद बेटा आपका आ जाता है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर, तो जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर सहित व्यंजन से
मिलता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे कि देखिए ये आधा स्वर रहित व्यंजन है और ये आपका स्वर सहित व्यंजन है, तो आधा क और त ऐसा लिखेंगे। ऐसे ही ये स्वर रहित ये स्वर सहित, तो ये आधा सौ की तरह लिखा जा सकता है। जैसे स्वाद स्वाधीन, ये वक्त और संयुक्त हो गया। ठीक है, स्वर रहित आपका दंत्य स और थ तरह से लिखा जाता है, जैसे स्थान स्थापन। स्वर रहित द और ध, तो ये आपका युद्ध और शुद्ध। यहाँ दो अलग अलग व्यंजन मिलकर कोई नया व्यंजन नहीं बनाते। ठीक है, ये कोई, देखिए ऊपर तो हमने संयुक्त व्यंजन में क्या कहा था, दो आपके अलग अलग व्यंजन मिल करके एक नया बना रहे थे वर्ण। कैसे नया वर्ण, क्या था, जैसे जब हमने अक्षौ की बात की थी तो अक्षौ कैसे बना था, क और श से। ये स्वर रहित क था और ये श था, इन दोनों के मेल से एक नया ही वर्ण बना। लेकिन ये संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त अक्षर में क्या होता है, नया व्यंजन यहाँ नहीं बनता है, बल्कि जो स्वर रहित है उसे आधे की तरह लिखा जाता है। तो यही इसमें अंतर है। फिर आपका रॉ का प्रयोग है। रॉ का प्रयोग हम अलग अलग तरीके से करते हैं और रॉ में जो है कई बार यही गलतियां हो जाती हैं। तो जैसे आपने रॉ का प्रयोग किया होगा, कभी सिरोरेखा के ऊपर आप इस तरह से लगा देते हैं, तो कब ये लगता है, कभी आपने देखा होगा कि नीचे इस तरह से लगा रहता है, कभी आपने देखा होगा इस तरह से लगा रहता है। तो ऐसा कब कब और क्यों लगाते हैं ये हमें देखना है। तो जब र स्वर रहित होता है, जिसे रैफ भी कहते हैं, तब यह अपने से आगे वाले वर्ण के आगे ऊपर लगाया जाता है। जैसे सूर्य, और ये आधा र है, स्वर रहित है, तो इसको हम आगे वाले जो आने वाला जो इसके बाद के वर्ण के ऊपर लगाए, लेकिन इसका उच्चारण पहले करते हैं। सूर्य, यो तो बाद में आया, सूर्य सूर्य सूर्य। ठीक है, चलिए मर्द, मर्द दो बाद में आया, उच्चारण पहले हुआ। धर्म पहले उच्चारण हुआ। अब र से पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन होने पर र को उसके पैरों पर लगाया जाता है। जब र से पहले क्या हो, कोई स्वर रहित व्यंजन हो, ठीक है, तो तब आप क्या करते हैं, उसके पैरों पे लगाते हैं। जैसे त और र का मेल तो त्र बनाता है, छत्र। क और र, ये स्वर रहित क है र से पहले, तो इस र को हम क्या कर देते हैं, इस क के पैरों में लगा देते हैं, चक्र। ठीक है, इसी प्रकार से ये र से पहले स्वर रहित व्यंजन है तो प्र बन जाएगा प, ये नीचे लग गया प के नीचे। अब इस तरह से कब लगाते हैं आप, देखिए जब स्वर रहित ट और ड हो, इसके साथ र का संयोग होने पर उसके नीचे दो तिरछी रेखाओं के रूप में, सिर्फ दो में ही देखा होगा आपने, ट्रक, ट्रेन, ड्रम, ड्रामा, ट में और ड में। तो ट के बाद यदि र से पहले यदि ट और ड आ जाए स्वर रहित, तो तब आप र का उच्चारण इस तरह से करेंगे। आगे हम नेक्स्ट क्लास में आपको वर्ण विच्छेद पढ़ाएंगे और साथ में इसको भी एक बार रिविजन करेंगे। चलिए, तो बच्चों आज की क्लास में अपने व्यंजनों को पढ़ा और साथ में उसको रिवीजन किया। हमने संयुक्त व्यंजन, संयुक्त अक्षर पढ़े, द्वितीय व्यंजन हमने पढ़े, अतिरिक्त जो वर्ण हैं उनके बारे में पढ़ा, रॉ का अलग अलग उच्चारण और प्रयोग आप कैसे करते हैं, ये हमने आज की क्लास में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम वर्ण विच्छेद करेंगे और साथ में कुछ और जो यहाँ पर बच जाते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन, उसको भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।